नमस्कार, माइंड रिपोर्ट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात भदोही लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 78। भदोही 30 जून 1994 को जिला बना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसे नए जिले का दर्जा दिया। उसके पहले ये बनारस का हिस्सा हुआ करता था। ये उत्तर प्रदेश का 65वां जिला बनाया गया था। बहुत छोटा सा जिला था, 3 तहसीलें हुआ करती थी इसमें। बाद में जब मायावती की सरकार आई तो मायावती ने इसका नाम बदल करके और संत रविदास नगर कर दिया। इसके बाद फिर से जब अखिलेश यादव सत्ता में लौटे तो उन्होंने संत रविदास नगर का नाम बदल के फिर से भदोही कर दिया। फिलहाल इसका नाम भदोही है। ये माना जाता है कि जो भर राजाओं का शासन हुआ करता था यहाँ पर, और भर राजाओं के शासन के कारण ही इसका नाम भदोही रखा गया था। ओडीओपी की बात की जाए यहाँ पर तो भदोही को कारपेट सिटी कहा जाता है, कालीन शहर कहा जाता है। कालीनों का शहर है, कालीनों का यहाँ पर खूब काम होता है। कालीन और दरी बनाए जाते हैं। यहाँ के जो हस्त निर्मित कालीन है उसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक रहती है। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के कई देशों में यहाँ से उसको निर्यात किया जाता है। यह इस ज़िले में करीब 1 लाख से ज़्यादा लूम्स हैं। वहीं यहाँ पे 500 जो है वो निर्यात संस्थाएँ, 500 निर्यात की इकाइयाँ लगभग यहाँ पर काम कर रही हैं। हालांकि जो स्तर इसका होना चाहिए था उस स्तर पर इसका विकास वर्तमान समय की सरकारों ने वैसा प्रयास नहीं किया। बावजूद इसके जो भारतीय कालीन तकनीक संस्थान है वो एशिया में अपने आप में इकलौता ऐसा संस्थान है जो इस सेक्टर में काम कर रहा है। राजनीतिक रूप से बात की जाए तो लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। ज्ञानपुर, औराई, भदोही, हंडिया और प्रतापपुर। हंडिया और प्रतापपुर ये जो 2 विधानसभा सीटें हैं ये इलाहाबाद जो प्रयागराज जिले की सीटें हैं, और इनको 3 सीटें ये भदोही और 2 सीटें वहाँ की मिलाकर के 5 सीटों की ये लोकसभा बनती है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद ये लोकसभा सीट अपने अस्तित्व में आई थी। इसके पहले ये जो हिस्सा था वो जो भदोही और मिर्ज़ापुर मिलाकर के एक ही सीट हुआ करता था। साल 1996 में इस सीट को खूब चर्चा मिली थी। ये सीट खूब चर्चा में रही थी। उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आतंक और डर का पर्याय रही फूलन देवी को यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। जब परिणाम आए तो दस्यु सुंदरी फूलन देवी सांसद फूलन देवी हो गई और इस सीट को खासी चर्चा मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक ने इसको कवर किया था। कई देशों से पत्रकार यहाँ पर उसकी कवरेज के लिए आए थे। फिर साल 2009 में जब ये सीट बनी तो पहली बार इस सीट पर ये जीत जो है वो बसपा के खाते में गई थी। गोरखनाथ पांडे यहाँ से चुनाव जीतकर यहाँ के पहले सांसद चुने गए थे। 25 अप्रैल 1951 को भदोही में ही इनका जन्म हुआ था। 2009 में ये बसपा के साथ इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा बसपा के टिकट पर। फिर 2014 का चुनाव ये हार गए। वर्तमान समय में ये भारतीय जनता पार्टी में है। बाद में बसपा छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। अगस्त 2017 में एक बार इनका नाम खासा चर्चा में रहा था जब इनके पुत्र को गैंगरेप के आरोप में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। और फिर 2018 में इनको पार्टी ने संगठन का दायित्व सौंप दिया और वर्तमान समय में प्रदेश कार्यकारिणी में बतौर सदस्य संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से वीरेंद्र सिंह मस्त को चुनावी मैदान में उतारा। वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ के इस लोकसभा सीट से पहले से सांसद रह चुके थे। उनकी राजनीति की शुरुआत यहीं से है, इसी क्षेत्र से है। 21 अक्टूबर 1956 को बलिया में उनका जन्म हुआ था। बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन किया और फिर राजनीति की जो शुरुआत थी वो भदोही जिले से ही 1988 में हुई, जब वो भाजपा युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, यूथ विंग है, उसके ये जिलाध्यक्ष बनाए गए थे भदोही के। फिर साल 1989 में भाजपा ने इनको बीजेपी का जिलाध्यक्ष बना दिया। फिर 1991 में इनको लोकसभा का पहला चुनाव लड़ने का मौका मिला। भदोही की लोकसभा सीट से ये चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव जीत करके सांसद हुए। इसके बाद 1998 में ये दोबारा चुनाव जीते। फिर इसके बाद 2014 में ये तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीते, पर 2019 में ये इनको पार्टी ने बलिया की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। वर्तमान समय में बलिया की लोकसभा सीट से सांसद हैं। बलिया लोकसभा सीट में भी हमने इनकी थोड़ी बहुत बात इनके बारे में कर चुके हैं। वर्तमान समय में ये जो भाजपा का किसान मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसान मोर्चा का ये उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष गांव चलो अभियान की इन्होंने शुरुआत की थी, जब कृषि क्षेत्र में किसानों और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जागरूक करने का काम इन्होंने किया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रमेश चंद्र बिंद को अपना उम्मीदवार बनाया। रमेश चंद्र बिंद यहाँ से वर्तमान समय में चुनाव जीत करके सांसद हैं। 7 मार्च 1974 को इनका मिर्ज़ापुर में जन्म हुआ था। BA-MS की इन्होंने डिग्री ली। और मिर्ज़ापुर के जो मझवा विधानसभा सीट है वहाँ से ये 3 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2014 में इनकी पत्नी जो हैं वो समुद्रा बिंद, वो भी मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट से
चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि वो चुनाव वो हार गई थी। 2019 में मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट से रमेश चुनाव लड़ना चाहते थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया तो सीट बसपा के खाते में चली गई। फिर ये पार्टी से नाराज़ होकर के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने इनको मिर्ज़ापुर से न लड़ा करके उसके बजाय भदोही की लोकसभा सीट से इनको चुनावी मैदान में उतारा। ये चुनाव जीते, सांसद रहे। जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय इनका एक विवादित वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें ब्राह्मणों को मारने पीटने संबंधी बात की गई थी। हालांकि बाद में ये हो गया कि ये वीडियो में इनकी नहीं है, आवाज़ नहीं है, जो अक्सर होता रहता है। इसके अलावा रंगनाथ मिश्र का नाम आता है इस क्षेत्र के प्रभावी नेताओं में। मूल रूप से भदोही के ही रहने वाले हैं और आई क्षेत्र के निवासी हैं। ये भाजपा के साथ ही इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकारें थी उस समय ये भाजपा के गृह मंत्री भी रह चुके थे। बाद में बसपा में आ गए। साल 2007 का चुनाव बसपा के टिकट पर जीते। फिर 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो इनको माध्यमिक शिक्षा का मंत्रालय मिला। धीरे धीरे ये पार्टी और मायावती के करीबी और विश्वसनीय हो गए। उसके बाद इनको पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा में अपना उम्मीदवार बनाया, पर ये जीत हासिल नहीं कर सके। फिर वर्तमान समय में इनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुख्य जोन इंचार्ज बना दिया गया है। इनके जो पुत्र हैं विकास मिश्र, वो औराई ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं। अभी गए साल ईडी ने इनकी कई संपत्तियां जब्त की, जिसको लेकर के ये आय से अधिक संपत्ति मामले में खासे चर्चित रहे हैं। इसके अलावा विजय मिश्र का यहाँ एक अच्छा खासा प्रभाव है। विजय मिश्रा को पंचायत चुनाव और जो जिलाध्यक्षी का चुनाव है उसके मास्टरमाइंड माने जाते हैं। बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। भदोही के कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख के तौर पर इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस के साथ इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इनके गुरु कमलापत त्रिपाठी थे। कमलापत त्रिपाठी के ही सहयोग से इनको उस समय टिकट मिला था। ज्ञानपुर की जो विधानसभा सीट है उसमें 2002, 2007 और 2012 में ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हुए। फिर जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हो गए तो उन्होंने 2017 के पहले इनको बाहुबली छवि वाला नेता बताते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद ये निषाद पार्टी के टिकट पर 2017 का चुनाव लड़े और मोदी लहर और भारतीय जनता पार्टी के लहर के बावजूद भी ये 2017 का चुनाव जीत गए। विजय मिश्रा की इस क्षेत्र के राजनीति में एक अच्छी खासी पकड़ है। ग्रामीण स्तर से लेकर के और लोकसभा स्तर तक ये सक्रिय रहते हैं। एक मजबूत इनका वोट बैंक है जो इनके समर्थक माने जाते हैं। इनकी पत्नी भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी हैं। इनकी बेटी सीमा सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2014 में चुनाव लड़ चुकी हैं लोकसभा का। 2012 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो ये विजय मिश्रा जेल में रहते हुए जीते थे। चुनाव के कुछ पहले इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और ये जेल चले गए थे। जेल से ही चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। इनके ऊपर हत्या के प्रयास और एक्सटॉर्शन जैसे 30 मामले दर्ज हैं। हालांकि जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने 16 का हलफनामा दिया था। 16 मामलों का जिक्र इन्होंने अपने हलफनामे में किया है। मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी माने जाते थे। मुख्तार अंसारी गैंग के माना जाता था कि मुख्य स्ट्रेटजिक थे, मुख्य जो सलाहकार रहे हैं उनके मुख्तार अंसारी के, और इसी नाते इनकी छवि जो है वो बाहुबली नेता के तौर पर रही है। हालांकि ये कहते हैं कि मैं बाहुबली नहीं जनबली हूँ। इसके अलावा इस क्षेत्र में रमाकांत यादव जो आजमगढ़ के दिग्गज समाजवादी नेता माने जाते थे, आजमगढ़ की लोकसभा सीट में हम लोग इनके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। वो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। वहीं राकेश द्विवेदी हैं जो 2014 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बसपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं। बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और ब्राह्मणों के साथ साथ दलित वोटर्स में इनकी एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और वर्तमान समय में इनके ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। समीकरणों की बात की जाए तो 18,34,598 वोटर्स हैं यहाँ पर, जिसमें 10,16,000 पुरुष वोटर्स की संख्या है तो 8,18,442 महिला मतदाताओं की संख्या है। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए, जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो करीब 3,15,000 के आसपास यहाँ ब्राह्मण हैं, तो विंद जो हैं वो 2,90,000 के आसपास हैं। वहीं दलितों की संख्या 2,60,000 के आसपास है। मुस्लिम 2.5 लाख, यादव करीब 1,40,000 और ठाकुर जो हैं वो 1 लाख के आसपास हैं। वैश्य वोटरों की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है, करीब 1,40,000 के आसपास वैश्य हैं और इसके अलावा अन्य जाति के वोटर्स हैं। भदोही को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, कालीन नगरी कही जाती है। करीब 6,000 करोड़ का कारोबार है ये। अंग्रेज़ों ने जिस समय अंग्रेजी हुकूमत थी तमाम हस्तशिल्प की विधियों को नाश किया। उस टाइम तमाम हस्तशिल्प के जो कारीगर थे उनको अलग अलग तरीके से वो जो
कलाएं थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। हालांकि कालीन की जो कला थी, कालीन बनाने की जो कला थी, उसको अंग्रेज़ों ने भी संरक्षित किया था, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये था कि कालीन की एक अच्छी खासी मांग यूरोपीय देशों में भी रहती थी। इस वजह से उन्होंने शायद इस कला को नष्ट नहीं किया था। हालांकि एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि उसके बाद, जब आज़ादी के बाद जब देश में सरकारें बनी, तो कालीन उद्योग की बात तो होती थी, लेकिन इसको सही रूप से विकसित करने का काम किसी भी सरकार ने ईमानदारी से इसके लिए प्रयास नहीं किया, और जिसका परिणाम आपको वहाँ पर दिखाई देता है। कभी भी उद्योग वहाँ का मुद्दा नहीं बन पाया। इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे थे वो भी वहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा उसकी बातचीत नहीं हुई, वो मुद्दे भी बहुत ज़्यादा उछल नहीं पाए। और यहाँ जो है कभी राष्ट्रवाद मुद्दा बना, तो कभी यहाँ के जो चुनाव हैं वो जातिवाद के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जाति समीकरण को पार्टियां साधने के लिए पूरा प्रयास रहती हैं, और उसी हिसाब से यहाँ पर इस क्षेत्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय किए जाते हैं। धन्यवाद।